हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और हम इसके तीसरे अध्याय को कर चुके हैं जिसका नाम था जल संसाधन। आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि है भाग 4। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 के भाग 4 अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रारंभ करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न पहला, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि इन स्थितियों के आधार पर हमें यह बताना है कि कौन सा क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित होगा और कौन सा क्षेत्र जो है जल की कमी से अप्रभावित रहेगा। तो सबसे पहले हम विकल्पों को देखते हैं। क विकल्प है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ख विकल्प है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक जनसंख्या वाले भी क्षेत्र, ग विकल्प कह रहा है कि क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है परंतु वहाँ पर जो जल है वो बहुत ही प्रदूषित है, यानी कि अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। फिर जो घ विकल्प है वह कह रहा है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वह जल की कमी से प्रभावित है और कौन सा क्षेत्र जो है जल की कमी से प्रभावित नहीं है या अप्रभावित है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं वह बच्चे क्या हो जाएंगे, तो यह जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित रहेगा, जल की कमी से अप्रभावित, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है अच्छी हो रही है, जल की कमी से अप्रभावित। फिर हम बात करते हैं अधिक वर्षा वाले और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, हम कहेंगे अधिक वर्षा तो है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पर जल की कमी रहेगी, तो इस वजह से यह जल की कमी वाले क्षेत्र में आ जाएगा। और अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो वर्षा तो अधिक हो रही है लेकिन जल जो है वो प्रदूषित है, इस कारण यह भी क्या है, जल की कमी से प्रभावित रहने वाला क्षेत्र है। और कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में वर्षा कम है, इस कारण यहाँ पर भी क्या होगा, जल की कमी होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों जो हैं वह जल की कमी से प्रभावित होंगे और यह अधिक वर्षा होने के कारण जल की कमी से प्रभावित नहीं होगा। तो हम देखेंगे उत्तर जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र में ख, ग और घ है और जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र केवल यह होगा। तो इस प्रकार से यह पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न। बढ़ते हैं दूसरे बहुवैकल्पिक प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, यानी कि विपक्ष में दिया गया तर्क है। आपको यह बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वह किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, तो वह हमें इसमें यह बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विपक्ष में है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे विकल्प क में बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। तो यह क्या है, यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में तर्क हो गया, तो यह सही उत्तर नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, तो यह भी क्या है, पक्ष में दिया गया तर्क है कि बाढ़ पर वह काबू पा रही हैं। फिर ग विकल्प है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि लोग जो हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और उनकी आजीविका या उनके जीवन पर जो है संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो विकल्प है वह हमें बता रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं मनुष्य के लिए किस स्थिति में लाभदायक नहीं होती। तो इस कारण यह क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विपक्ष में दिया गया तर्क है। और ग विकल्प देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो यह भी क्या है, पक्ष में दिया गया तर्क है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में कौन सा तर्क नहीं दिया गया है। तो पक्ष में ग जो है वह नहीं दिया गया है, वह विपक्ष में दिया गया है और यह बता रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जो है लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ता है, उनकी आजीविका पर संकट आ जाता है, इस कारण यह विपक्ष में दिया गया तर्क है और उत्तर सही है ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। तो शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में सही मदद की है। यानी कि बढ़ते हुए शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी जीवन शैली, ये सभी जो है हमारे जल संसाधनों को जो है वह उनके पक्ष में है, यानी जल संसाधन इनसे हमारे बच रहे हैं। क्या ऐसा है? तो हम कहेंगे नहीं,
बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से जो है जल संसाधनों का दोहन भी बढ़ रहा है। इस कारण यह कथन गलत हो जाएगा। इसको यदि हम सही करने का प्रयास करें तो सही कथन क्या होगा? सही कथन होगा, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, जल संसाधन जो है प्रभावित हो रहे हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सही उपयोग में सही मदद किए ऐसा नहीं है, बल्कि जल संसाधनों का शोषण हो रहा है, जल संसाधनों की कमी हो रही है, उनका दोहन हो रहा है, यह सही कथन होगा। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। नदियों पर बांध बनाने, उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। क्या यह कथन सही है? तो हम कहेंगे यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि इससे बांध बनाने से जो है उनका प्रवाह भी प्रभावित होता है, तलछट भी प्रभावित होता है। तो हम कहेंगे नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव, यानी कि जैसे वह बह रही थी प्राकृतिक दृष्टि से वह प्रभावित होता है, वह अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कथन भी गलत था और इसको सही हमने कर लिया है। अगला कथन क्या है? गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। क्या ऐसा था? तो हम कहेंगे यह भी कथन गलत है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखा था और सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में जो है पानी को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, दूसरी तरफ शहर के लोग जो क्या हैं वह पानी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो इस असमानता के विरुद्ध जो है वहाँ पर विद्रोह हुआ था, वहाँ पर विरोध हुआ था। तो गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति की जा रही थी, जल को अधिक दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। ऐसा करने पर किसान परेशान हो जाते हैं और किसान जो है उपद्रव पर उतारू हो गए थे। तो इस प्रकार से यह घटना इस प्रकार की थी और हमारा जो ऊपर कथन दिया गया है वह गलत था। अगला कथन क्या है? घ कथन। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। क्या ऐसा है? तो बच्चों हमने अध्याय में पढ़ा था कि ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के परिणाम स्वरूप पहले जो लोग जो हैं छत वर्षा जल संग्रहण करते थे वह अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ से पानी उपलब्ध हो जाता है? इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इस तकनीक का प्रयोग अब जो है बंद हो गया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? यह कथन गलत है। सही कथन है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण जो हम पहले करते थे उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो गई है। लोग इस प्रकार की वर्षा जल को संग्रहण करने से धीरे धीरे विमुख हो गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो हमें बताना है जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर, जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण होता है। कैसे? जलीय चक्र के द्वारा। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार से जल क्या है? एक नवीकरण योग्य संसाधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? तो हमने पढ़ा था जल दुर्लभता यानी पानी की कमी हो जाना, और ऐसा क्यों होता है? तो इसमें कई सारे मानवीय कारक भी जिम्मेदार हैं, वह भी हमने पढ़ा था। तो उत्तर है, जल की जितनी मांग है उसके तुलना में जल की कमी हो जाना ही जल की दुर्लभता कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण जल की दुर्लभता जो है हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौकायन तथा मछली पालन में मदद मिलती है, जबकि बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशय वहां मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के विनाश का कारण है। स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं। तो सबसे पहला, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए।
तो सबसे पहले यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के तो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हर घर में पानी पीने का जो है वह संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं, और साथ ही साथ इन्हें हम भूमिगत टैंक के साथ में टांके के नाम से भी जानते हैं। तो भूमिगत टैंक या टांके का प्रयोग जो है वह राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। टांका आकार में कैसा होता है? टांका आकार में बड़ा होता है तथा यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसके माध्यम से जो है छत पर जो है पानी, छत के पानी को संग्रहित करके उसमें पहुंचाया जाता है और उसे प्रयोग में लिया जाता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यानी कि टांके को जो है वह मुख्य घर में या मुख्य आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो छत होती है उसकी ढलवां छतों से या पाइप द्वारा आंगन में टांका होता है, वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाता है। घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांके तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल जो होता है वह उसे संग्रहित नहीं किया जाता, और ऐसा इसलिए होता है कि उसके माध्यम से छत की सफाई होती है, नालों की सफाई होती है। तो पहला जल जो है छत और नालों को साफ करने में प्रयोग में लिया जाता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। टांके में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। टांका जो है भूमिगत कमरों को ठंडा रखने में भी सहायता करता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से उन्हें राहत भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने टांके की बात जानी, और राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह टांके हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है? तो उत्तर है, भारत में वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत तरीकों में कौन सा शामिल है? छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था शामिल है। यह काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। कर्नाटक के मैसूर जिले में यदि हम बात करें तो यहाँ पर गंडाथुर गांव के लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की, जो कि दक्षिण भारत में है। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है? वर्षा जल संपन्न गांव के नाम से भी जाना जा रहा है। तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्नों को आज समाप्त कर लिया है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।